हेलो एवरीवन, सुपरचार्ज वीडियो सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। इस वीडियो में हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ पर तथ्यात्मक सार संग्रह को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में किए हैं। आज हम यहाँ पर एक शब्द को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। शब्द है अध्ययन यानी कि स्टडी। स्टडी क्यों करते हैं और देखा जाए अध्ययन का मतलब क्या है। देखा, अध्ययन का मतलब होता है कि हम यहाँ पर लगातार कुछ नया सीखने की एक प्रवृत्ति, एक भावार्थ अगर हम समझे तो। और जितना आप अध्ययन करते हैं उतना ही देखा जाए तो आप बेहतर होते हैं, उतनी ही आप अज्ञानता से दूर होकर ज्ञान के सागर में एक तरीके से डुबकी लगाते हैं। और जितना आप जानते हैं उतना ही लगता है कि देखिए कितना कुछ बाकी है कुछ नया सीखने को लेकर के। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें स्टडी को लेकर के, आप क्यों पढ़ते हैं, देखा जाए तो लाखों लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। लाखों लोगों से बेहतर बनने और आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए नियमित तौर पे पढ़ाई करना, स्टडी करना, अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। आप जितना पढ़ेंगे आपको उस विषय पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, आपकी नॉलेज अच्छी होती है। आप यहाँ पर उस पर तर्क वितर्क कर सकते हैं, उसके स्टैटिक बेसिस से लेकर के उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लेते हैं। और यही चीज़ आपको एग्जाम में बेहतर स्कोर करने में भी मदद करती है। इसलिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, यहाँ पर उसको ज्ञान यानी कि कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति से पढ़ें, जो आपको लगातार कुछ नया सीखने के लिए उत्प्रेरित करेगी और पढ़ाई कभी बोझिल नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम यहाँ पर स्टडी को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देने जा रहे हैं। पढ़ने को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देना जरूरी हो जाता है। तो नियमित तौर पर टारगेट करें जैसा कि आप पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को बोझ समझ के नहीं, बल्कि हमेशा एक एंटरटेनमेंट, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ें। आपके देखिए आपके लिए जो पढ़ाई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाएगी। आपको यहाँ पर स्कोरिंग करना फिर यहाँ पे आसान हो जाएगा और आपके मन में कभी एक दुविधा, डाउट या फिर स्ट्रेस यहाँ पर कभी नहीं होगा पढ़ाई को लेकर के। आई होप आप मेरी बात को यहाँ पर समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर के। इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है या आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाता है। देखिए, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी एस्पेक्ट आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जैसे कि एशिया हो गया वर्ल्ड में, आपको यूरोप हो गया वर्ल्ड में, या फिर हम कहें आपका साउथ अमेरिका हो गया, आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। आपके इन महाद्वीपीय स्तर पे तो स्टडी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी फिजिकल यहाँ पे फॉर्मेशंस को भी समझते हैं। बहुत सारी यहाँ पर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट भी इसमें आते हैं, यानी कि जलवायु क्या होती है, पर्वत पहाड़ क्या होते हैं, नदियों के यहाँ पे स्थिति क्या है, आपको वायुदा पेटियाँ इत्यादि क्या होती हैं। तो इनकी यहाँ पर एक स्थिति को भी उतना ही समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक, यहाँ पर आपको स्टैट बेसिस पे क्वेश्चंस को साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ना है, जो कि एग्जाम के लिए यहाँ पर आपके प्री के लिए ज़रूरी है। वहीं पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझना उतना जरूरी हो जाता है क्योंकि ज्यादातर मेंस के इंपॉर्टेंस होती हैं। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको कभी कभी देखा जाए तो प्री में भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए पढ़ाई करने के दौरान वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप मैपिंग का सहारा लेके इसके तथ्यात्मक जानकारी को पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर हमेशा आप इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ के पढ़ें, चीजें हमेशा आसान रहें। चलिए हम अपने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे जरूरी हैं, और एक ही वीडियो में हम इसको पूरा खत्म करने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए ब्रह्मांड एवं सौर मंडल यानी कि खगोलिकी का जो टॉपिक यहाँ पर आता है उससे किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सामान्य परिचय थोड़ी सी यहाँ पे समझ लेते हैं। एक तरफ यहाँ पे जैसे कि कक्षाएं और दूसरी तरफ यहाँ पे भूमध्य रेखा से दूरी। कौन सी कक्षा भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पर ध्रुवी पृथ्वी जी की जो कक्षा है जो कि आपको 500 से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। पार्किंग कक्षा को अगर हम देखें तो 35,800 किलोमीटर की दूरी पे है। सैन सिंक्रोनस जो कक्षा है, सन सिंक्रोनस जो कक्षा है वो 700 से 800 किलोमीटर की दूरी पे है। और जियो सिंक्रोनस जो कक्षा है वो कितनी दूरी पे है, करीब 40,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद देखिए एक शब्द आता है श्याम विवर। श्याम विवर का मतलब होता है एक सिमटा हुआ यहाँ पे तारा या सिमटने वाला यहाँ पे तारा, जिसको हम श्याम विवर कहते हैं। इसी तरह एक नाम दिया गया क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच यह मुख्य बेल्ट में स्थित है। तो देखा जाए तो मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ पर आपको यह स्थित है। कई सारे लोगों के नाम पर इस तरीके से ग्रहों के नाम या बेल्ट के नाम या उल्का पिंडों के नाम यहाँ पर रखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं। इसी तरह बिग बैंग उद्भव की व्याख्या, जो बिग बैंग सिद्धांत है इसके उद्भव की व्याख्या किसके द्वारा की गई है। तो देखिए तो यहाँ पर इसके माध्यम से ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है कि बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड से रिलेट करती है, उसकी उत्पत्ति को लेकर के। शून्य की खोज यहाँ पर किसके द्वारा की गई है। तो देखिए भारतीयों के द्वारा।
इसी तरह सुपरनोवा, सुपरनोवा अगर हम देखें तो क्या होते हैं, एक मृतप्राय तारा। इसी तरह ब्लैक होल की जानकारी जो सर्वप्रथम किसके द्वारा यहां पर दी गई थी, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा यहां पर दी गई। इसके बाद पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है, यह सुझाया किसके द्वारा गया था, मिलुटिन मेलनकोलिच के द्वारा। इसी तरह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह किसका मत है, तो वाराह मिहिर ने यहां पर देखा है, यह मत यहां पर आपको दिया। सौरमंडल को लेकर यानी सोलर सिस्टम को लेकर के काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि वह तारा जो हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है वो किसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसी तरह किसी तारे का जो रंग दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, तो उसका ताप। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे जो निचली सतह होती है वो क्या है, ट्रोपोस्फियर। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है कितना, तो 24 घंटा होता है। वह गैस जो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, तो देखा जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति न होने के कारण जीव जंतु यहां पर आपको उत्पन्न नहीं होते हैं, जीवन उत्पन्न नहीं होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र। और एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कि प्राप्त कैसे होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। इसी तरह आकाश गंगा को वर्गीकृत किया गया है, तो यहां पे देखिए सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष पर झुकाव सन्निकट पृथ्वी के ही समान है। यह ग्रह कौन सा है, तो यह बोला जाता है ऐसा मंगल ग्रह के बारे में। इसी तरह तारे अपनी ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं कहां से, नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। सौर परिवार का देखा जाए सबसे जो छोटा ग्रह होता है उसे हम बुध कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम क्या है, बुध है। और ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकटतम यहां पे प्रारंभ करते हुए यहां पर होती हैं, तो बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो यहां पर इस तरीके से देखिए आपको सौरमंडल को लेकर के काफी सारे यहां पर इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे के यहां पे कैसे क्वेश्चन है वो देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें से। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है, जैसे कि चंद्रमा को जितनी रोशनी सूर्य की रोशनी यहाँ पे प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है, ठीक है। और पृथ्वी के द्वारा सूर्य की रोशनी का कितने प्रतिशत खगोल भौतिकी वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पे परावर्तित किया जाता है, इसे क्वेश्चन यहाँ पे आया जिसका आंसर हो जाएगा 35%। इसी तरह से ग्रहों का उनके आकार के आधार पे अवरोही क्रम यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध जो होता है, ग्रहों के उनके आकार के आधार पे क्रम बताया गया है। हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार यहाँ पे ग्रह कौन सा है, तो इसमें आप देख सकते हैं शुक्र है, ठीक है। इसी तरह समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके जो उत्पादन करती हैं यहाँ पर देखा जाए तो ओजोन का, ठीक है। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और बुध होगा यहाँ पर, ठीक है। सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो कैसी है, तो यहाँ पर आप देखें अनाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी कि फ्यूजन के द्वारा दो आपस में गैसें मिलने से जो फ्यूजन होती है उससे उत्पन्न जो यहाँ पर ऊर्जा है वो सूर्य उसके माध्यम से यहाँ पे चमकदार बनता है। इसी तरह सूर्य जो है न्यूक्लियर ईंधन होता है, तो यहाँ पे देखें किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे आप देखें दो हैं। अंतरिक्ष यान मैगलेन जो भेजा गया था, तो यहाँ पे देखिए शुक्र ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो यहाँ पे देखिए मंगल का। सूर्य के क्रोमोस्फीयर सर्वप्रथम यहाँ पे जो खोजा गया कहाँ पे, तो देखिए हीलियम गैस। ग्रहों से संबंधित अगर क्वेश्चंस की बात करें, प्लैनेट को लेकर के क्या क्या पूछे गए, जैसे कि शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक जो मात्रा में पाई जाती है वो है मीथेन। इसी तरह पृथ्वी के तरल क्रोड में भिन्न चंद्रमा का क्रोड है, जो कि देखा जाए तो वो चंद्रमा का क्रोड कैसा है, ठोस है। अगला देखते हैं, सुबह का तारा, संध्या का तारा भी कहा जाता है किस ग्रह को, तो देखा जाए तो शुक्र को। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य यहां पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मंगल एवं बृहस्पति। इसी तरह पृथ्वी की परिक्रमा धुरी जो है
ध्रुवी धुरी जहां सदा जो झुकती है वहां पर अगर हम देखें तो दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। इसी तरह पृथ्वी की जो जुड़वा बहन कहे जाने वाला जो ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए शुक्र। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का यहाँ पर चक्कर लगाता है कौन सा है, तो बुध है। दो ग्रह जिनके उपग्रह यहाँ पर नहीं है कौन कौन से हैं, तो इसमें एक बुध है, दूसरा शुक्र है। इसी तरह वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए आपका शुक्र। पृथ्वी के परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह बाहर गिराई गई गेंद जो होता है पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य है, क्या सत्य है, तो यहाँ पे देखिए ये अप्रकाशमान होते हुए भी यहाँ पर चमकते रहते हैं। इसी तरह दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिसमें परावर्तित होती है तो कौन सा मंडल है, आयन मंडल में। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है और इस तेज गति को, इस अनुभव को हम यहाँ पर देखा अनुभव क्यों नहीं करते हैं, अर्थात कि पृथ्वी जिस तेजी से यहाँ पर घूमती है उसका अनुभव हम क्यों नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर पृथ्वी के केंद्र की ओर यहाँ पर खींचता है। साथ ही देखिए पृथ्वी की कक्षीय गति जो है करीब 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति देखा जाए तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, इसके भूक्रोड के अंदर की यहाँ पर चक्रक यहाँ पर जो धाराएं होती हैं वो इसका कारण होती है। अगला देखते हैं यहाँ पे देखिए नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में से सम्मिलित है, तो वहां पे जल मिला है, जिप्सम मिला है और मीथेन मिला है, जो कि वहां पर उस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को व्यक्त करते हैं। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में भिन्न चंद्रमा का जो अभ्यंतर है, क्रोड है, वो कैसे यहाँ पर देखा जाए आपको अभ्यंतर जो है वो श्यान द्रव के रूप में। पृथ्वी अवस्थित है तो यहाँ पे देखिए शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह जो है यहां पर देखा जाए तो शनि का है। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो वरुण है। और बृहस्पति का वलय होता है, बृहस्पति का जो वलय होता है वो सिलिकेट का बना होता है। मीथेन किसके वायुमंडल में यहां पर उपस्थित है, तो यहां पर बृहस्पति के। इस तरीके से ग्रहों को लेकर कुछ क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में खगोलिकी का जो टॉपिक है उसमें उपग्रहों को लेकर भी देखा जाए तो आपसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है क्या कहलाता है, तो देखा जाए तो केपलर का नियम। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से यहाँ पर कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो यहाँ पर आप देखें 3,84,400 किलोमीटर। यदि चंद्रमा की सतह से एक शैल पृथ्वी पर लाया जाए तो इसके भार में परिवर्तन होगा, परंतु द्रव्यमान में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों को लेकर के, सूर्य ग्रहण को लेकर के, चंद्र ग्रहण को लेकर के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको। सबसे पहले बात करते हैं क्षुद्र ग्रह धूमकेतु। हमारे उपग्रह में मृत जल की सर्वाधिक जो मात्रा है वो महाद्वीपीय पर्वतीय हिमनदियों में स्थायी हिम के रूप में स्थित है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को हम कहते हैं क्षुद्र समूह। सूर्य ग्रहण देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक जो पुस्तक लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा यहाँ पर आपको लिखी गई है। वहीं जेबी नालिरकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है ज्योतिषी को। और सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपदा यानी कि न्यू मून के दिन, और एक ऊंची ज्वारी तरंग नदी के मुहाने में धारा प्रतिकूल चले तो उसको हम कहते हैं टाइडल बोर। टाइम एंड डेट को लेकर के किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बने हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप और अधिवर्ष क्या जो होता है देखा जाए तो किस वर्ष होता है, यहाँ पर देखा है 2 वर्ष के यहाँ पर 2000 सन में हुआ था, इसके बाद फिर से कब होगा तो हर 4 साल में एक स्थिति बनती है। वह तिथि जब दोपहर को आपकी यात्रा यानी कि जो शैडो सबसे छोटी होती है वो है 22 जून को। वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जहां दोनों गोलार्धों में दिन और रात यहां पर बराबर हो जाते हैं, तो ये होता है एक तो 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। इसके बाद
इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो अगेन से 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसी तिथियां जब यहां पे दिन और रात आपको बराबर हो जाते हैं। अगला देखिए, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य का जो उत्तांश होता है वो कितना होता है, यहां पर देखा है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और दिन और रात का अंश जब समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। चलिए बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को लेकर के आए हुए प्रश्नों को। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड लाइन को लेकर के, जो हम अक्षांश रेखा होती है। जैसे ग्रीनविच यामियोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं, अटलांटिक सागर जो कि आपकी गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट यहां पर स्थित है। इसी तरह डेटम रेखा क्या होती है, डेटम रेखा का मतलब होता है एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की यहां पर पैमाइश की जाती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है कौन सी है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे किसे, तो 30 डिग्री को। देशांतर रेखा या द लॉन्गिट्यूड लाइंस कौन सी हैं, तो यहां पर आप देखिए किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए जो मार्ग यहां पर होते हैं उसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। वह देशांतर प्रधान यामियोत्तर के साथ ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करती है, कौन सी है, 180 डिग्री। प्रधान यामियोत्तर गुजरती है कहां से देखें तो कुल 9 देशों से, यहां पर देखें अल्जीरिया और फ्रांस से होकर यहां पर आपको जो देश हैं यहां पर आपको इसमें गुजरते हुए आपको दिखाई देती है। इसके बाद विषुवत रेखा को लेकर के देखा है आपके एग्जाम में कौन कौन से यहां पे प्रश्न बने हैं, उनको देखिए। इसमें देखिए वह देश जहां होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है कौन सा है, जाम्बिया। भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं कुल 13 देश, जिसमें कोलंबिया और केन्या भी यहां पर आपको शामिल हैं। भूमध्य रेखा गुजरती है आपको कीनिया से भी। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए जायरे नदी। इसी तरह कर्क रेखा को लेकर के प्रश्न बने हैं, जैसे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से, जिसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तरी गोलार्ध में कर संक्रांति के समय 12 घंटे का जो दिन होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। वह नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है देखा जाए तो गांधीनगर है। अब इसी तरीके से मानक समय को लेकर के देखिए कोई कौन कौन से प्रश्न यहां पर बने हैं। क्वेश्चन आया था दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो उसका कारण होता है कोरियोलिस बल। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं होता है, और निम्नांकित में से वह कौन सा यामियोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होती हो, 75 डिग्री पूर्व। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्राप्त है जबकि ग्रीनविच मीन 3 बजे प्राप्त है, उस जगह की देशांतर रेखा जो होगी वो कौन सी है, 45 डिग्री पूर्व। जब भारतीय मानक समय के यामियोत्तर पर अर्धरात्रि है, ठीक है, एक स्थान पर सुबह देखा है 6 बज रहे हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामियोत्तर पर होगी वो कितना हो जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होती है तो भारतीय समय अनुसार कितने बजे होंगे, तो 3:30 अपराह्न। यानी कि तरीके से 5.5 घंटे का अंतर है भारत और ब्रिटेन के मध्य। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो कहलाती है वो 82 डिग्री 30 मिनट। प्रधान यामियोत्तर कौन सा है, यहां पर देखें 0 डिग्री देशांतर, और स्पेन का समय जो भिन्न है वो है जीएमटी से यहां पर ओवरऑल। और यहां पे देखिए अगर अन्य तथ्यों में कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों जो रेखाएं गुजरती हैं किस महाद्वीप से, तो अफ्रीका से। इसी तरीके से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों महाद्वीप से जो गुजरती हैं वो भी यहाँ पे अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं कौन कौन से, यहाँ पर देखें तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। इसी तरह वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है वो है आइसलैंड। और आर्कटिक वृत्त पर देखा जाए तो कुल 8 देश आपको अवस्थित मिलते हैं।
आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? जब समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को हम यहाँ पे आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए कितनी पाई जाती हैं? 4। अब बात कर लेते हैं विश्व के देश, राजधानी और उनकी सीमाएं। महाद्वीपीय स्तर पर अगर हम देखें, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये हैं आपका अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या यहाँ पे अधिकतम है तो वो है अफ्रीका, करीब इसमें जो टोटल देशों की संख्या है वो है 14। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है वो कौन सा है? यूरोप। चलिए यहाँ पे देखिए, सही सुमेलित करने को लेकर एक क्वेश्चन है। हर एक महाद्वीप का उसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है? एशिया का देख सकते हैं करीब 44 लाख। यहाँ पर आप देखें करीब 4,45,79,000। अफ्रीका का देखें 3,37,00,000। उत्तरी अमेरिका के 2,42,56,000। दक्षिण अमेरिका के देखें 1,78,40,000 और अंटार्कटिका के देखें 1,42,00,000। यहाँ पर आपको वर्ग किलोमीटर का एक यहाँ पर आप देखा है क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक महाद्वीप की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया वाइज। इसी तरह देशों की बात करते हैं। देशों में देखें तो बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल है, कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखें एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया है। वह देश जहां जो काला सागर के तट पर आपको स्थित नहीं है, कौन सा है? तो यहाँ पर देखें सीरिया। रूस के पूर्वी तट पर प्रमुख भू उपयोग जो होता है वो है वानिकी। टोक्यो द्वीप पर स्थित है देखा जाए तो होन्शु। टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पे है। वह देश जो स्थल रुद्ध है तो यहाँ पर देखें बोलिविया। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश आपको कहां मिलते हैं? सिंगापुर में। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक जो राष्ट्र है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। अफ्रीका का सिंह सम्मिलित नहीं किया जाता है, उसमें देखें तो सूडान। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। और बेनेलक्स देश कहा जाता है तो यहां पे देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। इसी तरह दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश यहां पे कौन सा है? तो वो है आपका इक्वाडोर। अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? तो यहां पर आप देखें टर्की और ट्यूनीशिया इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं लोक नगरी सातत्य के यहां पर विचार उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किया गया है किसके आधार पे? मैक्सिको का। वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है तो यहां पे देखें फ्रांस। अफ्रीका स्थलावृत देश है, यहां पे देखा जाए अफ्रीकी कौन सा देश यहां पे स्थलावृत है? तो यहां पर आप देखें चार्ट है। अब यहाँ पे एक तरफ देश दे हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी है। उनको लेकर के अगर हम देखें तो पेरू की राजधानी लीमा है, जिम्बाब्वे की यहाँ पर हरारे है, क्यूबा की देखें तो हवाना है और लाओस की देखें तो वियंतियाने है। ऐसे ही कुछ और देश और उसकी राजधानियों को लेकर के यहाँ पे देखिए आप सूची और मिलान करने को लेकर प्रश्न बने हुए हैं, जिसमें से 2 प्रश्नों को हम देखें। सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो, पराग्वे की असूसियन और पेरू की लीमा है, फिजी की सुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी अगर शहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। इसी तरह 2 और सूचियां हैं जिन पर प्रश्न बने, जैसे कि देश और राजधानी में एंटीगुआ बरबुडा के यहाँ पे देखिए सेंट जॉन्स, डोमिनिका के रोसो, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर और बहामास का यहाँ पे नसाउ उनकी राजधानियां हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए कुछ बंदरगाह जो हैं किन देशों में अवस्थित हैं, किससे संबंधित हैं, वो भी प्रश्न बना है। जैसे कि बनियास है जो सीरिया से रिलेट करता है, त्रिपोली है जो लीबिया से है, इलात है इजराइल का है और अकाबा है जो कि जॉर्डन का है। तो यहाँ पर बंदरगाहों को लेकर भी किस शहर में किसका है या किस देश से रिलेट करता है, ये भी क्वेश्चन आए हुए। यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप जो स्थित है वो कौन सी है? हेलेंसिकी। अब यहाँ पे देखिए कुछ और देश और उनकी राजधानियों को पर आधारित एक प्रश्न और भी यहाँ पर आता है, जैसे कि यहाँ पर देखें ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, गुयाना की देखें जार्टाउन, कोलंबिया की बोगोटा और वेनेजुएला की कारकस उनकी राजधानियां हैं।
कुछ नगर और शहरों को लेकर के कुछ प्रश्न यहाँ पर बनाएंगे, जैसे कि यूरोप की तेल राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो एबरडीन। इसी तरह दूरतम उत्तर अवस्थित जो नगर है वो है रोम। एल अकिला जो स्थित है कहाँ पर, इटली में, एर्टी घाटी में। और उरुकमनी जो स्थित है कहाँ पर है, चीन में। कुछ सीमाएं जो कि यहाँ पर वर्ल्ड के लेवल पर विख्यात हैं, उनको लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कि मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा देखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच की यहाँ पर सीमा का निर्धारण करती है। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है, तो रूस। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा यहाँ पे बनाता है वो है बांग्लादेश। और वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे बनाती है वो है राइन। चलिए अगला देखते हैं, विश्व के कुछ प्रमुख नगर और उनके भौगोलिक उपनाम। ये भी एक टॉपिक आता है जिनसे लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन जो वेधशाला है वो है भारत। इसी तरह झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध जो स्थित है, यहां पर देखा जाए प्रसिद्ध जो पीसा है स्थित है वो है इटली। सूर्योदय का देश से यहाँ पे प्रसिद्ध जो देश यहाँ पर है वो है आपका जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसमें ब्लू ग्रास स्टेट भी यहाँ पर कहा जाता है वो है केंटुकी। वह देश जिसने विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है वो है क्यूबा। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है वो है ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है वो है इस्तांबुल। और राजाओं की जो घाटी अवस्थित है कहां पर, मिस्र में। चलिए बात करते हैं कुछ भूगर्भिक इतिहास और उनके क्षेत्र शैल तंत्र को लेकर के पूछे गए प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले इसमें देखिए पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें तो भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया वो किया गया जी टेलर के द्वारा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का जो प्रयोग करते हैं वो है यूरेनियम डेटिंग। इसी तरह पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में महाद्वीपों से गोंडवाना लैंड का जो भाग नहीं था वो है उत्तरी अमेरिका। और डायनासोर जो थे वो थे मेसोजोइक सरीसृप। पृथ्वी की संरचना को लेकर एक क्वेश्चन है, जैसे भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक जो तत्व है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। वहीं चट्टान और सेल तंत्रों को लेकर देखें तो भारत में लौह अयस्क किस क्रम की सेलों में पाया जाता है, तो धारवाड़। और कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से जो संबंधित है कौन सा खनिज है यहाँ पर आपको, मैग्नीज। पर्वत और पठार को लेकर के देखें तो यहाँ पर पूछा गया वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जो ओक जो कि लाहौल में यहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकट यहाँ पर आपको स्थित है वो है पेशावर। कुछ पर्वतों को किन देशों में स्थिति है या महाद्वीपों में आपकी स्थिति है, इसको लेकर भी एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न बने हैं, जैसे कि किलिमंजारो तंजानिया, ट्रुपकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा और हॉगर अल्जीरिया में पड़ने वाले यहाँ पर आपको पर्वत हैं। इसी तरह माउंट टिटलिस ये कहाँ स्थित है, तो माउंट टिटलिस पड़ता है आपको स्विट्जरलैंड। AP9 जो पर्वत है यह आपको देखा जाए तो इटली में है। फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाने वाला पर्वत का नाम क्या है, पेरिनीज। और ट्रेगेंसबर्ग पर्वत जो आपको स्थित है वो है दक्षिण अफ्रीका। रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण देखा जाए तो अरावली है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत आपको स्थित है वो है जर्मनी। वहीं एंडीज जो पर्वत श्रेणी आपको किस महाद्वीप में है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में। और राइन नदी के किनारे जो अवस्थित पर्वत है उसको हम कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। इसी तरह श्वेत पर्वत जो स्थित है आपको देखा है तो यूएसए में। तो यहाँ पे देखा है कुछ पर्वत पठारों को लेकर के हमने प्रश्न को देख लिया है। अब बात ऐसे ही करते हैं कुछ मरुस्थलों को लेकर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। मरुस्थलों में देखें जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आया कि नोबी और कांतो मैदान जो स्थित है आपको जापान में स्थित है। वहीं कुछ मरुस्थल उनकी अवस्थिति के आधार पर सूची मिलान करने को लेकर एक प्रश्न आया, जैसे कि यहाँ पे देखिए सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, सिचुरा मरुस्थल पेरू में है और नेगेव मरुस्थल आपको देखा जाए तो इजराइल में है। इसी तरह काराकुम जो मरुस्थल आपको अभी हमने देखा कि आपको तुर्कमेनिस्तान में है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो मरुस्थल है वो है कालाहारी। शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है उसमें हम देखें तो पेटागोनियन है। और संसार का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल की बात करें तो वो सहारा है।
दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो वो थार है, और कालाहारी जो मरुस्थल आपको अवस्थित है वो दो देशों में यहाँ पे देखा जाए तो बोत्सवाना और नामीबिया में यहाँ पर आपको फैला हुआ है। इसके बाद मरुस्थली पौधों की जो जड़ लंबी होती है, क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में देखा है तो जमीन के बहुत अंदर तक यहां पर चली जाती हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है, तो यहां पर आप देखें थार। दस्त-ए-लुट ये आपको कहां अवस्थित है, तो देखा जाए ईरान में। संसार का वह देश जिसमें संरक्षित भूमि सर्वोत्तम तंत्र में यहां पर आपको है वो है भारत। तकला मकान मरुस्थल जो अवस्थित है देखा जाए तो चीन में है, और गोबी मरुस्थल आपको देखा जाए जो स्थित है वो आपको मंगोलिया में है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंपों को लेकर के। ज्वालामुखी जिसको हम यहाँ पर वोल्केनोस भी कहते हैं, इसको लेकर के जो प्रश्न आए हैं, जैसे कि भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, तो देखा जाए स्ट्रोम्बोली। ऐसे ही कुछ ज्वालामुखी पर्वत और किस देश में यहाँ पर उनकी अवस्थिति है, मिलान करने को लेकर क्वेश्चन आया, जैसे कि माउंट रेनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है, माउंट पेरिकुटिन ज्वालामुखी मैक्सिको में है, और माउंट एपो ज्वालामुखी आपको फिलिस्तीन में है। इसी तरह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है ओजोस डेल सैलाडो, क्या भारत में ज्वालामुखी है, तो इसमें अगर हम देखें तो भारत में जो ज्वालामुखी द्वीप आपको स्थित है वो है बैरन द्वीप। भारत का संसार का सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, किलायू है। सक्रिय ज्वालामुखी में देखा है तो कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा भी यहां पर आते हैं। वहीं क्रियाशील ज्वालामुखियों की बात करें, इसमें एटना और वेसुवियस भी आते हैं। जबकि टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में क्या लाया जाता है, फुजीटा स्केल। साथ ही मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहां आपको स्थित है, हवाई द्वीप समूह में। ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक जो विस्फोटक होता है वो होता है वल्केनियन विस्फोट। चलिए बात करते हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप की तीव्रता का जो मापन हम करते हैं वो किस पे करते हैं, रिएक्टर स्केल। अपवाह तंत्र नदियों को लेकर के प्रश्नों की बात करें तो यहां पर देखिए मेकांग नदी का जो उद्गम है वो आपको तिब्बत के पठार से होता है। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार यहां पे काटती है वो है लिम्पोपो नदी। वे शहर जो याक्सी या फिर हम कह सकते हैं चांगजियांग नदी पर यहां पर स्थित हैं वो है वुहान और नानजी। इसके बाद पाकिस्तान में सिंध नदी क्षेत्र से होकर बहती है, यहां पे देखिए सुलेमान कीर्थन पर्वत श्रेणियों के पूर्व से। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर जो स्थित यहां पे जो आपको नदी है इन दोनों देशों के वो है रियो ग्रांडे नदी। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं राइन नदी। भारत पाक बगलिहार परियोजना जो स्थित है वो आपको देखा जाए तो चेनाब नदी पर है। एशिया की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वो चाइना की यांगसी नदी है। वहीं बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का जो नाम यहां पर होता है उसे हम पद्मा के नाम से जानने लगते हैं। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को यहां पे प्रवाहित होती है वो है साल्विन, यानी कि 2815 किलोमीटर यहां पे टोटल लंबी है। महावली गंगा एक नदी है जो कि यहां पर कहां आपको प्रवाहित होती है, श्रीलंका में। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है जो 6695 किलोमीटर लंबी है। और वोल्गा नदी कहां गिरती है, तो कैस्पियन सागर। अब चलिए यहां पे बात करते हैं नदियों के किनारे कुछ स्थित नगरों के बारे में, जैसे कि वह शहर जो दजला या टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित हैं वो देखें मोसुल, सामरा और बगदाद दजला। इसी तरह सूचियों को मिलान करने को लेकर के यहां पे कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं, जैसे कि पेरिस किस नदी किनारे है, तो सीन नदी किनारे है। किंसासा देखा है तो ज़ेरे नदी किनारे है। बैंकॉक जो है चाओ फ्राया नदी के किनारे है। और एनसीएंस यहां पर देखा जाए तो पराग्वे यहां पर आपको स्थित है। नदियों के ऐसे ही संदर्भ में शहर देखिए सत अल सरब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है बसरा। पराग्वे के किनारे एनसियंस है, नाइजर किनारे नियामी है और डेन्यूब के किनारे वियना। ये आपके कुछ प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे। इसी तरह बान जो नगर है राइन नदी किनारे है, तो काहिरा जो है नील नदी किनारे है। न्यूयॉर्क को देखें तो हडसन नदी किनारे है और वियना को देखा जाए तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है।
वहीं अगर हम बात करें डेन्यूब नदी के तट पर कौन कौन से शहर आपको स्थित है, तो इसमें आपको वियना भी है, बुडापेस्ट भी है और बेलग्रेड भी आते हैं। साथ ही श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित जो है कौन सा शहर है आपका, खार्तूम। अगर देखिए रियो ग्रांडे नदी सीमा जो बनाती है वो किसके किसके बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच। कुछ और नगरों और उनकी सूचियों को मिलान करके शहरों के बारे में पूछा गया, जैसे कि खार्तूम जो है नील नदी किनारे है, ब्राज़विले नगर जो है ज़ैरे कांगो किनारे है, रॉटेनबर्ग नगर जो है न्यू माउस या राइन की जो सहायक नदी है उसके किनारे बसा हुआ है, और वहीं पेरिस जो है आपको सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब चलिए यहां पर बात करते हैं कुछ महासागर और सागरों को लेकर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। जैसे कि एक तरफ यहाँ पे महासागर है, दूसरी तरफ यहाँ पे अधिकतम उनका गहरा बिंदु। जैसे प्रशांत महासागर का जो अधिकतम गहरा बिंदु है वो है मेरियाना गर्त। आर्कटिक महासागर की बात करें तो मेलॉय जो गर्त है वो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पे सुंडा गर्त है, और अटलांटिक महासागर की बात करें तो प्यूर्टो रिको यहाँ पर जो गर्त है। तो इस तरीके से आपको महासागरों की स्थिति इसके बारे में पता है। चलिए महासागरीय धाराओं और हिंद महासागर के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। जैसे कि महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर जो संबंधित है वो है आपको अगुलुहास धारा में। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे जो प्रवाहित होता है वो कौन सा है, तो एल नीनो धारा प्रवाहित होती है। रिंग ऑफ फायर संबंधित है तो भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से। वहीं बरमुडा जो त्रिभुज की हम बात करते हैं ये कहां अवस्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। एक और क्वेश्चन आया जैसे कि उच्चतम लवणता जो पाई जाती है कहां पाई जाती है, तो देखा वान झील टर्की में। वहीं पर्वत का सागर जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो पर्वत का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। वहीं सबसे गहरा जो सागर है वो कौन सा है, तो सबसे गहरा सागर देखा है तो दक्षिण चीन सागर है। इसके बाद सागर या सी, इसके बारे में अगर हम देखें तो फिलीपींस या वियतनाम के बीच जो स्थित है वो कौन है, तो यहां पे देखिए दक्षिण चीन सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता आपको पाई जाती है वो कौन सी है, तो यहां पर आप देखें बाल्टिक सागर है। लाल सागर एक उदाहरण है, किसका है, तो लाल सागर देखा जाए तो अक्षीय द्रोणी का यहां पर उदाहरण है। वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है, इसमें देखें कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान किसका होता है, तो यहां पे देखिए सोडियम क्लोराइड जो सबसे ज्यादा यहां पर मिली होती है। वृहद उत्सुत बेसिन, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन जो अवस्थित है वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और सार्गेसो समुद्र की विशेषता क्या है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति है जो कि आपको सागर में यहां पर पूरी फैली हुई है। आगे देखते हैं, वह सागर जिसमें तटरेखा नहीं है देखा है तो सार्गेसो सागर है। इटली, सिसिली, सार्डिनियन, कोर्सिका के घिरे सागर के यहां पे नाम है यहां पे टेरहेनियन सागर। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ जो सागर है देखा जाए तो भूमध्य सागर है। पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करने वाला सागर का नाम है दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा जो मत्स्य क्षेत्र है वो कौन सा है, तो यहां पे देखिए ग्रैंड बैंक। और विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय जो छज्जा पाया जाता है वो है उत्तरी सागर। चलिए बात करते हैं कुछ महासागरीय जलधाराओं के बारे में। महासागरीय धाराओं में जो है ठंडी धारा कौन सी है, तो यहां पर आप देखें क्यूराइल धारा है। फिर इसी तरीके से गर्म धारा क्या है, तो गर्म धारा के बारे में देखिए ब्राजील की धारा है। ठंडी समुद्री धाराएं जो है कौन सी है, तो यहां पर देखिए हम्बोल्ट धारा है, ओयाशिवो धारा है और कनारी धारा है। इसी तरह दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो शीतल धारा है वो कौन सी है, तो यहां पे देखिए बेंगुल धारा। और शीत समुद्री धाराएं कौन सी है, तो हम्बोल्ट धारा है। ग्रैंड बैंक में स्थित है देखा है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। कैलिफोर्निया धारा और लैब्राडोर जो धारा है वो कहां पर है, आपको ठंडी धाराएं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पे जल संधियां और महासागरीय जो गर्त हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। जल संधियों के बारे में अगर हम देखें यहां पर, तो वह जल डमरू जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है कौन सा है, बेरिंग। लोमबोक जल डमरू जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, बाली और लोमबोक।
अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने का काम कौन करता है? पनामा। डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है। वह जल डमरू जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तक फ्रांस को जोड़ती है, वो है स्ट्रेट ऑफ यहां पर डोवर। वह जल संयोजी जो यूरोप यानी कि स्पेन को अफ्रीका यानी कि शहर जो है देशों के नाम और महाद्वीपों के नाम दोनों ध्यान रखिएगा, स्पेन को मोरक्को से या यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, वो है जिब्राल्टर जो कि 14.3 किलोमीटर लंबी एक जल संधि है। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका की। हार्मुज जल संधि यहां पर देखा है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। एशिया उत्तरी अमेरिका को जल डमरू जो अलग करता है वो है बेरिंग जल डमरू। चलिए महासागरीय गर्त को लेकर देखिए जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि एक तरफ सूची है दूसरी तरफ मिलान करने को लेकर क्वेश्चन आए हैं। चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त देखिए उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है। वहीं डॉल्फिन जो उभार है इसमें देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर है। चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर और चागोस कटक हिंद महासागर में है। वहीं विश्व की सबसे गहरी समुद्री जो गर्त है वो मैरियाना है जो 10,984 मीटर की ज्ञात एक गहराई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली जो अवस्थित है वो है कैलिफोर्निया राज्य में। और अति गहरी महासागरीय जो द्रोणियां आपको पाई जाती हैं वो भी कहां है? आपको प्रशांत महासागर में। एक और टॉपिक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है वो है खाड़ी और द्वीप समूहों को लेकर के, जैसे कि कुछ प्रमुख खाड़ियों को लेकर के, कुछ द्वीप समूहों को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है जो फारस की खाड़ी जो सीमा नहीं बनाती है वो किस देश के साथ नहीं बनाती है? तो ओमान। इसी तरह इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो सही क्रम है कौन सा है? देखें आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो पहले सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक एक एक करके पढ़ते हैं। 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किसे किया गया? यहां पर देखा जाए सोकोत्रा द्वीप को। आगे देखते हैं वे द्वीप जो कैरिबियन सागर में आपको अवस्थित हैं, ग्रेनाडा, मोंटसेराटो और एंगुइला। वह द्वीप जिसको चांद की भूमि के रूप में जाना जाता है मिंडनाओ, वादे की भूमि कहा जाता है यहां पर मिंडनाओ। इंडोनेशिया देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है देखा जाए तो ब्रुनोई है। और पोलिनेशिया जो द्वीप समूह के इसमें भाग है वो है टोंगा, तुवालू और ताहिती। इसके बाद द्वीप और उनकी अवस्थिति को लेकर भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मिलान करने को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से द्वीप समूह किस महासागर में स्थित हैं? जैसे कि लुजोन को देखें तो प्रशांत महासागर में है, मेडागास्कर को देखें तो हिंद महासागर में है, ग्रीनलैंड को देखें तो अटलांटिक महासागर में, और बैफिन को देखें तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद कुछ और द्वीप समूह हैं और यहां पर उनकी संबंधित सूची है, जैसे कि क्रीट ग्रीस में है, सार्डिनिया इटली में है, कोर्सिका फ्रांस में है और बेलरिक यहां पे आपको स्पेन में है। इसके बाद अगले कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू है। वहीं पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है वो है बोर्नियो। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो यहां पे नाम ध्यान रखिएगा, होन्शु। और प्रशांत महासागरीय द्वीपों में मेलेनेशिया द्वीप समूह जो सम्मिलित है वो कहां पर है? सोलोमन द्वीप में। संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अब चलिए एक और चैप्टर पे प्रवेश करते हैं, झीलें और जलप्रपातों को लेकर के। झीलों के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए बलकाश झील स्थित है। कहां पर? तो कजाकिस्तान में। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ने पर पड़ने वाले झीलों का जो सही क्रम है कौन सा है? तो यहां पर देखिए लेक मंजला, लेक टिम्सा और ग्रेट बैरियर लेक, लिटिल बिटर लेक, ये सारे के सारे लेक यहां पर आपको पढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो इसमें बैकॉल है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र जो प्रसिद्ध है इसमें देखें तो लौह अयस्क भंडार के लिए है। साथ ही पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकॉल झील को। वहीं जम्मू एवं कश्मीर में जो अवस्थित आपको झील है देखा जाए तो इसमें है अंचार झील। इसके बाद
क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जो झील इसमें है वो है कौन सी? कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का जो देश कहा जाता है किसे? तो फिनलैंड को। यूएसए में स्थित जो झील यहां पर है वो है मिशिगन झील। असम में जो अवस्थित झील यहां पर देखें तो चंप नाला यहां पर आपको झील अवस्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे जो लंबी झील इसमें हम देखें तो टांगनिका झील है। चिल्का झील अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, पहले या कौन सी जमेगी? तो उसका सबसे पहले ऊपरी तल होता है वो जमता है। सुपीरियर झील जो स्थित नगर है वो है डुलुथ। और रुकबा झील थे क्षेत्र जो है तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है कोयला। अब जलप्रपातों को लेकर भी क्वेश्चन आए। जलप्रपातों में देखें तो अफ्रीका में जैम्बेजी नदी पर जो स्थित जलप्रपात है वो है विक्टोरिया जलप्रपात। वेनेजुएला में जो अवस्थित आपका जलप्रपात है वो कौन सा है? एंजिल प्रपात। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है और कैनाइन राष्ट्रीय पार्क भी यहां पर आपको स्थित है। इसी तरह विभिन्न क्रिया के द्वारा निर्मित जो स्थल रूप हैं, जैसे कि मृत घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण। वहीं टेलर जो घाटी अवस्थित है वो आपको अंटार्कटिका में है। और नेलोंग घाटी जो है वो आपको उत्तराखंड राज्य में आपको स्थित है। देखा जाए ये उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य आपको स्थित है नेलोंग घाटी। इसके बाद वह देश जो अरीय अपवाह का यहां पर उदाहरण प्रस्तुत करता है वो कौन सा है? श्रीलंका। अंधी घाटियां कहां पाई जाती हैं? तो यहां पर देखिए कास्ट प्रदेश में पाई जाएंगी। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड जो है आपको देखा जाए तो गुजरात में है, उसका नाम है अलंग। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो मृत घाटी उदाहरण है वो किसका है? यहां पर देखा है तो रिफ्ट घाटी। अब चलिए बात करते हैं कुछ यहां पर ऐसे टॉपिक जैसे कि वायुमंडल का संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को लेकर के। देखिए दिन में आयनमंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है वो है कितनी? करीब 90 से 120 किलोमीटर की। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो गैसें हैं उसमें से देखा जाए तो एक नाइट्रोजन है, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे उपयुक्त जो सांद्रता होती है वो है 0.036 यहाँ पर परसेंटेज। वहीं स्ट्रेटलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित यहाँ पर वायुपोत। वायुमंडल की जो 4 परतें यहां पर होती हैं उसमें देखा जाए तो एक क्षोभ मंडल है, एक समताप मंडल है, एक मध्य मंडल है और एक आयन मंडल है। वायुदाब का सबसे कम जो होता है वो है आपको ग्रीष्म ऋतु में। और सर्वाधिक ऊंचाई पे जो बादल होते हैं वो हैं पक्षाप मेघ। अब चलिए बादल आर्द्रता और प्रवण संचार को लेकर के जो क्वेश्चन एग्जाम में यहां पर आते हैं उन पर आते हैं, जैसे कि कुछ वायुदाब पेटियों को लेकर के, आर्द्रता को लेकर, पवन संचार को लेकर के। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं वो कौन सी हैं? यहाँ पर व्यापारिक पवनें। आर्द्रता को लेकर पूछा गया कि संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? यहाँ पे देखिए मासिनराम है। और सूचना केंद्र जो स्थापित किया गया है वो है ओस्लो में। पवन संचार के बारे में देखिए स्थानीय पवन और स्थानों को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि लेवेश जो है स्पेन में है, ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका में है। इसी तरह स्थानीय गर्म पवनें कौन सी नहीं है? तो देखिए जो मिस्ट्रल है, टाकू है, ये स्थानीय गर्म पवनें नहीं है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सूची और मिलान करके लेकर भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। उसके बाद चक्रवात का टॉपिक शुरू हो जाएगा, जैसे कि पवन और किस देश में यहाँ पर बहती हैं। सांता आना कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो जापान में और मिस्ट्रल फ्रांस में यहां पर देखा है बहने वाली कुछ प्रमुख पवनें हैं। अब ऐसे ही देखा है दैनिक पवन तंत्र के बारे में, जो कि स्थल और सागर समीर होती हैं, इनको हम यहां पर क्या कहते हैं? दैनिक पवन तंत्र। शीत और शुष्क पवन कौन सी हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं मिस्ट्रल। चक्रवात यानी कि साइक्लोन की चलिए बात करते हैं। साइक्लोन देखा जाए आपको अलग अलग क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, इससे होने वाले प्रभावों को लेकर के, इनके नाम को लेकर के, तीव्रता इत्यादि को लेकर के आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं।
जैसे कि कुछ एग्जांपल वाइज अगर हम क्वेश्चन इसमें देखें, जैसे कि समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न हुआ था। किस सागर से उत्पन्न हुआ था? देखिए अरब सागर। तो एक तो यहाँ पर किस सागर से उत्पन्न हुआ, दूसरे यहाँ पर उसका नाम ये पूछा गया। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको हम टॉर्नेडो एली कहा जाता है वो है कहां पे? मिसिसिपी मैदान। इसी तरह विली विली है, विली विली देखा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय यहां पर आपको चक्रवात है। टॉर्नेडो देखें बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते कहां पर हैं आपको? कैरेबियन सागर में। एल नीनो बनता है, किससे बनता है? तो यहां पर आप देखें प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है और नरगिस नाम दिया गया था इरावदी डेल्टा के क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को यहां पर नाम दिया गया है। इसी तरह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति अधिकतम संभावना जो होती है उष्णकटिबंधीय यहां पे देखा है अभिसरण क्षेत्र में होती है। अब यहाँ पे कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात और किस देश में यहाँ पर बने हैं उनके बारे में क्वेश्चन, जैसे कि विली विली ऑस्ट्रेलिया, टैफू जापान, बंगुइयो फिलीपींस और हरिकेन्स यहाँ पर यूएसए में। चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है जिसे आई या आंख कहते हैं, और तड़ित झंझा और थंडर बोल्ट वाला जो देश है यहाँ पर आपको देखा जाए तो उसे भूटान कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ जलवायु और घास के मैदानों को लेकर के। जलवायु की अगर हम बात करें द क्लाइमेट, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है जिसे यहाँ पर हम शीत ऋतु में होती है, और वर्ष भर शुष्क जो रहता है वो देखा जाए तो आपको चिली रहता है। इसके बाद वनस्पति जलवायु का सही सूचक यहां पर कथन जो संबंधित है वो है थॉर्नथ्वेट से। अर्जेंटीना में खेती के लिए जो मुख्य क्षेत्र है वो है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है बरखोयांस्क। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण होती है? तो यहां पर देखे जाए तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण। आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में सम्मिलित नहीं किया जाता है मैक्सिको और क्यूबा। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं, तो अगर देखा जाए तो यह है एशिया। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो यहां पर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र यहां पर देखा जाए तो अटाकामा मरुस्थल है, और पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो फैले हुए यहां पर आपको देखें तो आंध्र प्रदेश के रूप में है। भूमध्य सागरीय जलवायु यहां पर नहीं पाई जाती है, तो यहां पर देखें बोलीविया में। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप में प्रभावित करती है, तो यह देखा जाए मानसूनी जलवायु होती है। कपास की कृषि के लिए जो अनुकूलतम दशाएं क्या होंगी? तो गर्म होना चाहिए, आर्द्र होना चाहिए और दीर्घ ग्रीष्म काल होना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन सूची मिलान करने को लेकर है। एक प्रदेश क्षेत्र है, दूसरे वहां की जलवायु कैसी है। जैसे कैलिफोर्निया की जो जलवायु है भूमध्य सागरीय है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के देखे जाए उष्ण मरुभूमि है, बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसून है, तो साइबेरिया में देखा जाए तो शीतोष्ण है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है सभी को पता है कैनबरा होनी है, ठीक है। घास के मैदानों को लेकर अब बात करेंगे हम ग्रासलैंड को लेकर के, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा यहाँ पे नहीं है, वो है ओंटारियो। इसी तरह घास के मैदानों किस महाद्वीप में उनको किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि लानोस दक्षिण अमेरिका, एस्टेपीज यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और वेल्ड अफ्रीका, ठीक है। वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है वो है अर्जेंटीना। वह शीतोष्ण घास के मैदान तो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं, वो है प्रेरीज। इसके बाद दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं वो है एस्टेपीज। इसी तरह पार्कलैंड वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो है सवाना, और सवाना सर्वाधिक जो विस्तार है वो है अफ्रीका। पंपास और तथा एस्टेपीज हैं क्या हैं? तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान।
अब बात करते हैं यहाँ पे देखा जाए घास के मैदान और महाद्वीपों की स्थिति एक बार फिर से है, जैसे कि लानोस दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और वेल्ड जो है आपको अफ्रीका में पड़ने वाले क्षेत्र हैं। वन एवं मृदाओं के बारे में ये तो हमने पढ़ा, घास के मैदानों को लेकर के किस क्षेत्र में किस नाम से कौन सी घासें यहाँ पर उगती हैं। वन की बात करें तो चौड़ी पत्ती सदाबहार की विशेषता क्या है कि ये सिल्वा वनों के रूप में। इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों में आच्छादित है, तो 24.39%। देखा जाए अभी वर्तमान समय में आपको जो वन रिपोर्ट 2021 आ चुकी है, तो ये पुराना डेटा है। पुराने क्वेश्चन भी इसमें है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सभी प्रकार के अब तक जो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसी को हमने यहाँ पे रिवीजन के पर्पज से सबको शामिल किया है। और इसमें देखिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम कहां पर है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्रों। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो मन्नार की खाड़ी में है। वहीं कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं आपको अमेजोनिया में। अफ्रीका का वह देश जहां सघन उष्णाद्र वन है वो है आइवरी कोस्ट। और अयनवर्तीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो है कहां, कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है वो कौन सा देश है, जापान। 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वो देश कौन सा है, ब्राजील। इसी तरह शुक्लाफांटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपको देखा है तो नेपाल में है। टैगा वन की विशेषताएं क्या होती हैं कि ये समशीतोष्ण क्षेत्र में होती हैं। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सबसे ज्यादा यहां पर आपको विस्तार है वो है एशिया। विश्व का वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित कहां पर है, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। विश्व में सबसे बड़े और घने जो वन है वो आपको कहां पड़ते हैं, ब्राजील में। और जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण जो क्षेत्र यहां पर है वो है आनुवांशिक उसकी विभिन्नता। चलो आगे यहां पे देखें, सही सुमेलित करने को लेकर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब सही सुमेलन में हम देखें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक तरफ सूची दी हुई है वनों के संदर्भ में, दूसरी यहां पर देखा है तो सूची दी है कौन से पेड़ आपको इन वनों में पाए जाते हैं, जैसे कि मानसूनी वनों में देखा है तो सागौन और साखू। विश्वतरेखी वन में देखें तो महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरीय वनों में देखें तो आलू बुखारे या प्लम एवं जैतून। और कोणधारी वनों में देखें तो चीड़ और फर के पौधे यहां पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का जो प्रथम देश बन गया है वो है नॉर्वे। एक तरफ सूची और सूची 1 और 2 दी है, यहाँ पे वन और वहां पर कौन से द्वीप या देश में यहाँ पर स्थिति है वो पूछी जा रही है, जैसे कि कोणधारी वनों की उपस्थिति देखा जाए सखालिन द्वीप में यहाँ पर पाई जाती है। सवाना जो क्षेत्र है यहाँ पर देखा जाए ये आपको ब्राजील पठार। उष्ण मानसूनी जो क्षेत्र है यहाँ पे देखा है मालागासी में। और नैपरल जो है आपको कैलिफोर्निया में पड़ते हैं, चैपरल जो है, ठीक है। चलिए बात कर यहाँ पे करते हैं एक और ऐसी ही सूची और मिलान करने को लेकर। काफी सारे क्वेश्चन आपको सूची और मिलान करने को लेकर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा जाए तो पूछे जा रहे हैं, वो भी लगभग देख रहा है। तो हर एक टॉपिक से ऐसे सूची मिलान करने को क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वनस्पति और क्षेत्र आपको लेकर पूछा गया, जैसे कि माकवी ये आपको भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में है। फिम्बस जो कि दक्षिण अमेरिका में है। चैपरेल जो कि कैलिफोर्निया में है। और मेट्रोल जो कि आपको चिली में पड़ता है। इसी तरह प्राकृतिक वनस्पतियों के क्षेत्रों को लेकर कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अधिजीवी वनस्पतियां आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो बबूल के जो पेड़ हैं सहारा क्षेत्रों में। वेओबाब जो है आपको देखा है तो आपको सवाना में पड़ता है, जबकि आपको जो देवदार हैं ये आपको भूमध्य सागर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्रमुख वनस्पतियां। मृदा यानी कि सॉइल या मिट्टी जो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलती हैं, इनकी अपनी विशेषताएं हैं, जिसके कारण जो उपज कृषि और अन्य प्रकार के यहाँ पर चीजों के उपयोग के लिए जरूरी होती हैं। एक मृदा का जो निर्माण का है देखा जाए तो यहाँ पर देखा जलवायु भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस रोल निभाती है मृदाओं के निर्माण में। मृदा से संबंधित क्या है तो यहाँ पर एडेफिक यहाँ पर आपको इससे रिलेट करता है। इसके बाद एंटीसोल जो है वो आपको जलोढ़ मिट्टी है। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है वो है रेगुर मिट्टी।
प्रवाल भित्तियों के बारे में देखें, कोरल रीफ को लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, जैसे कि प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी जो कारक है सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि का होना। इसी तरह प्रवाल जो द्वीप है यहां पर देखा है, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो कौन सा है, तो यहां पर क्वींसलैंड तट के पूर्व में। खनिज संसाधनों की अगर हम चलिए बात करते हैं इसमें कोयला इत्यादि को लेकर के, सबसे पहले देखिए प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र जो देश में यहां पर आपको स्थित है वो है जर्मनी। इसी तरह यूक्रेन का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक जो केंद्र यहां पर है वो है डोनेट्स्क। कोयला क्षेत्र उसकी अवस्थिति को लेकर अगर हम यहां पर देखें तो इसमें आते हैं कुजबास आपको रूस में पड़ता है, रेड बेसिन आपको देखा चीन में पड़ता है, इसके बाद ब्रिस्टल जो है आपको यूनाइटेड किंगडम में है, और न्यू साउथ वेल्स देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद लौह अयस्क उत्पादन केंद्र और उनके देशों की उपस्थिति को लेकर के, जैसे कजाकिस्तान, कारागंडा, यूक्रेन, क्रिवायराग, फ्रांस, नारवंडी और फ्रांस में पिरेनीज भी यहां पर आपके प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। विश्व में कोयला का आधे से अधिक उत्पादन जो होता है वो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र की बात करें तो यहां पर आपको कारागंडा है। अब बात करते हैं इसी तरह लौह संसाधनों के बारे में, जैसे कि माउंट न्यूमैन खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रकार के खनिज के लिए, लौह अयस्क के लिए। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं, एक चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक जो देश है चीन है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पे है, तो तीसरे स्थान से पहले था, अब यहां पे दूसरे स्थान पे है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में जो फ्रांस का स्थान देखा जाए तो वो है चौथा। इसी तरीके से वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने पाए जाते हैं वो है जापान। जापान का पिट्सबर्ग कहे जाने वाला जो नगर है वो है युवाता। अब बात करते हैं कुछ लौह अयस्क उसके उत्पादक देशों को मिलान और सूची करके बारे में, जैसे कि लॉरेन जो कि फ्रांस में है, मिडलैंड जो कि यूके में है, किरना जो कि स्वीडन में है, और कोस्ताने जो कि कजाकिस्तान में आपको पड़ते हैं। बॉक्साइट और तांबा की खनिज और उससे संबंधित यहाँ पे संसाधनों को लेकर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया था बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्पादन देखा जो बॉक्साइट का यहाँ पर होता है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद बॉक्साइट जो अयस्क है वो यहाँ पर देखा जाए तो एल्यूमिनियम का है। तांबे का बृहत्तम उत्पादक जो देश रहा है वो है चिली। जापान लगभग यहां पे आत्मनिर्भर है किस मामले में, तांबा के मामले में। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश अगर हम बात करें वो कौन सा है, तो चीन है। संसार में तांबा एक सबसे बड़ा उत्पादक देश देखा जाए इसमें चिली है। और अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादन जो देश यहां पे देखा है जाम्बिया में है। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के इंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय जो खनिज यहां पर देखने को मिलता है वो है तांबा। इसके बाद पोर्फिरी तांबा के विशालतम जो निक्षेप से संपन्न हुआ है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र है। इसी तरह अन्य खनिजों को लेकर भी कौन कौन से क्वेश्चन कब यहां पर पूछे गए हैं, जैसे कि म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान जो स्थित है वो है आपको दक्षिण अफ्रीका में। और संगमरमर देखा जाए क्या है, तो कायांतरित चट्टानें होती हैं। कुछ यहां पर केंद्र हैं जो कि पर्टिकुलर किसी न किसी खनिज से रिलेट करते हैं, इनको सूची को मिलान करने को लेकर एक टॉपिक आया था, जैसे कि माकुम जो है कोयला से रिलेटेड है, डलजी राजहरा जो है लौह अयस्क से रिलेटेड है, कोरापुट देखा जाए तो बॉक्साइट से, और चित्रकूट देखा जाए तो आपको मैग्नीज से रिलेट करते हैं। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहां पाया जाता है, तो देखा है ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहां टिन अयस्क का प्रमुख भंडार स्थित है वो है आपका छत्तीसगढ़। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है वो है कनाडा। ऐसे ही एक और यहां पे देखिए सूची और मिलान करने को लेकर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि कोयला क्षेत्र और उससे संबंधित देश। डोनेट्स्क
यूक्रेन में है, कुजनेत्स्क रूस में है, लंकाशायर यूके में है और शार यहाँ पे जर्मनी में पड़ता है। इसी तरह हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है यहाँ पर रूस है। किम्बरली जो प्रसिद्ध है वो भी हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है वो है एंथ्रासाइट। और धारणी कृषि का जो अर्थ होता है कि भूमि इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो देश यहां पर है वो है यूएसए। चलिए, मिलान और सूची को लेकर के यहां पे कुछ और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में अलग अलग पर्सपेक्टिव से बनते आए हैं। ज्योग्राफी को पढ़ते समय हमें यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैटर यह है कि आपको विश्व के किसी भी कोने से किसी भी पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हैं इसमें आपको देखने पड़ते हैं। नदियाँ, पहाड़, झरने, आपको इसके साथ साथ सीमाएँ, विभाजन, स्थितियाँ, प्रमुख केंद्र, नगर, शहर, खनिज क्षेत्र, खनिजों को जितने भी प्रकार के होते हैं उनके इंपॉर्टेंस, रीजन्स, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए वही सारे क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में काफ़ी बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए अग्रणी उत्पादक और यहाँ पे पदार्थों के नाम, जैसे कि चीन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन लौह एस का करता है, भारत को देखें तो दूध का करता है, सऊदी अरब को देखें पेट्रोलियम करता है और थाईलैंड को देखें तो प्राकृतिक रबर का यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक जो देश है उसमें हम देखें तो उत्तर कोरिया आता है, उत्तर अमेरिका आता है। वहीं भारत में हीरे की जो खानें आपको अवस्थित मिलती हैं वो है मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है मैक्सिको। खनिज और अगर हम उसके महत्वपूर्ण केंद्रों की यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि तांबा जो कि कटंग में है, हीरा किम्बरले में है, सोना विटवाटरलैंड में है, और आपका जो चांदी है ये कि आपको बुट में पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। खनिज है, महत्वपूर्ण केंद्र पूछे गए, तो ये तो आपको मिलान करने को, वन लाइनर भी पूछे गए, सूची मिलान करने को लेकर भी पूछे गए हैं, किसी के बारे में यहाँ पे कथन कारक करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आजकल के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी कथन कारण करके क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा स्टैट बेसिस क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको देखा है रसिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो अवस्थित है वो कौन सा है? कैलिफोर्निया। सर्वाधिक यूरेनियम का जो भंडार अवस्थित है वो देखा है तो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ऊर्जा संसाधन को लेकर के आए हुए प्रश्नों के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन आया, जैव डीजल पौधा है, देखा है कौन सा है? जेट्रोफा। एक अनवीनीकृत जो ऊर्जा है यहाँ पर देखें पेट्रोलियम। वह देश जहां कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है वो है नॉर्वे। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कारण है, सौर ऊर्जा का कारण मुख्य रूप से देखा जाए तो संलयन प्रतिक्रिया। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि नवीनीकरण से संबंधित हैं। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक जो तेल उत्पादक यहां पर देश है वो है आपका सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित जो तेल भंडार आपको स्थित है वो है वेनेजुएला। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है वो कौन सा है? यहां पर यूएसए। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में जो उत्पादन है वो केवल कितना है? केवल 1% है, जो कि यहाँ पर 3 पॉइंट अब देखा जाए तो बढ़ करके 3.3% हो गया है। बाकू जो प्रसिद्ध है किस लिए? तो यहाँ पर देखिए खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा जो भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक जो देश है वो चीन है। और जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली जो ऊर्जा है वो यहाँ पर सौर ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा। लगातार कई सारे देशों के द्वारा इसमें यहाँ पर निवेश भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश यहाँ पे इंडोनेशिया है। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो है यूएसए। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है, इसका कारण है उस पर ज्यादा सूर्य की रोशनी यहां पर पड़ सके। बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों के यानी कि इंडस्ट्रियल जोन। किस क्षेत्र में, किस देश में कौन सा इंडस्ट्रियल जोन है और कहां पे बसा हुआ, उसमें कौन सा काम होता है, इनको लेकर के प्रश्न है। जैसे कि वर्ष 2022 में वह देश जो इस्पात उत्पादन विश्व में सबसे ऊपर रहा वो कौन सा है? चीन।
रूस का कुजबास प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली जो विख्यात है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए है। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा। और इसी तरह यहाँ पे कुछ केंद्र दिए हैं और उनके सूची और मिलान करने को लेकर के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जैसे कि एक तरफ केंद्र है ओसाका जो कि सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा सिगार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग में पोत निर्माण का कार्य सबसे ज्यादा होता है, उसके लिए वर्ल्ड फेमस है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश बात करें तो चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से जो संबंधित है वो है वुपर्ताल। और जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से यहां पर देखा जाए है जो उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। और कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्योग यहां पर आते हैं वो कौन से हैं? पोत निर्माण के। औद्योगिक क्षेत्र और देशों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है आपको किनकी जापान, कैंटन चीन, लॉरेन फ्रांस और बेलो होरिजोंटे यहां पर देखा जाए तो ब्राजील। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन और हैं जो सूची और मिलान पर ही आधारित हैं। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ उद्योग है। पिट्सबर्ग में देखा जाए तो आपको लोहा एवं इस्पात उद्योग है, संघाई में देखें सूती वस्त्र उद्योग है, डुंडी में देखें जूट वस्त्र उद्योग है, और लेनिनग्राड में देखा जाए तो पोत निर्माण का उद्योग है। इसी तरह वस्त्र उद्योग देखा जाए तो आपको ओसाका में है, पोत निर्माण उद्योग देखा है हैम्बर्ग में है, मोटर वाहन उद्योग देखा है डेट्रॉयट में है, और पिट्सबर्ग में देखा जाए तो लौह इस्पात उद्योग है। कुछ और ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आया, जैसे कि लौह अयस्क में देखा जाए तो मिसाबी, खनिज तेल उत्पादन में देखा जाए तो बाकू, तांबा उत्पादन में देखा जाए तो बिंडन, और यूरेनियम उत्पादन में देखा जाए तो पोर्ट रेडियम जो है आपको नगर जो है फेमस है। इसी तरह और भी देखिए यहाँ पे सूची मिलान पर आधारित 3 और प्रश्नों को देखते हैं। एक तरफ केंद्र उद्योग है, फिर से पिट्सबर्ग लोहा इस्पात, शंघाई में देखें सूती वस्त्र उद्योग है, डुंडी में जूट वस्त्र उद्योग है, लेनिनग्राड में पोत निर्माण है। फिर यहाँ पे देखिए अंशन जो है यहाँ पे लोहा में इस्पात उद्योग है, ग्लासगो में देखिए पोत निर्माण उद्योग है, ओटावा में देखें कागज उद्योग है, शेफील्ड में देखें तो कटलरी उद्योग है। एक और ऐसे ही है, नागोया को देखिए तो सूती वस्त्र उद्योग है, सलेम को देखें तो यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग है, लॉस एंजल्स को देखें हवाई जहाज उद्योग है, और अबादान को देखें तो तेल शोधन यहां पर आपके उद्योग है। और भी ऐसे ही क्वेश्चन यहां पे सूची और मिलान करके हैं, जैसे कि अंशन में देखें तो लोहा इस्पात उद्योग है, डेट्रॉयट में ऑटोमोबाइल उद्योग है, हवाना में सिगार उद्योग है, और नागोया में सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है। इसी तरह अंशन में देखें तो लोहा में इस्पात उद्योग है, डेट्रॉयट में मोटर गाड़ियां हैं, हवाना में सिगार है, और व्लादिवोस्टोक में आपके पोत निर्माण उद्योग है। तो सूची मिलान यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन है जो कि निर्माण उद्योग, कौन से उद्योग किन क्षेत्रों में है, किन नगरों में है, कौन से नगर किसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, किस प्रकार का उद्योग है, उत्पादन होता है, तो उसके लिए यहाँ पर तो मिलान सूची इस तरह के तथ्यों को पूछने का, यहाँ पर भ्रमित करने का आपको, या फिर क्वेश्चन फंसाने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा तथ्यात्मक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बेहतर रहोगे और उतने ही क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही लोहा और इस्पात के लिए जो प्रसिद्ध आपको है वो है अंशन, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉयट, और रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है मिलान। अब चलिए यहां पर एक अगले टॉपिक में प्रवेश करते हैं, वो है मानव प्रजातियां। मानव प्रजातियों को लेकर के किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में यहां पर पूछे गए। ठीक है, देखिए कौन से स्थान में किस प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, यहां भी सूची मिलान, जैसे कि बोर्नियो में पूनान, अरब मरुस्थल में रुवाला, स्विट्जरलैंड लैप्स, फिनलैंड में लैप्स। इसी तरह जूलू जो जनजाति यहां पर पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। इसी तरह खैरिया और केरिया जो जनजाति पाई जाती है उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। कुकी जनजाति के बारे में देखा जाए त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। यानदी जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, और पालियान जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, तो जनजातियों को लेकर के क्वेश्चन है। जैसे कि एक और है केरल में पाई जाने वाली जो जनजाति है चेंबू, ये आंध्र प्रदेश में भी यहां पर पाई जाती है। इसी तरह लेप्स जनजाति जो है वो आपको स्कैंडिनेवियन जनजाति है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से यहां पर संबद्ध करेंगे, वो है कालाहारी क्षेत्र में, ये बुशमैन यहां पर आपको पाए जाते हैं।
इसके बाद समांग लोग कहां के घने उष्णकटिबंधीय वनों में यहां पे रहते हैं? तो मलेशिया। भारत की सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति है वो है गोंड। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम जो संबंधी होते हैं वो है गिबन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या जो पाई जाती है वो है ओशिनिया में। ऋतु प्रवास क्रिया जो करते हैं वो है भोटिया। भारत की सर्वाधिक जो आद्य जनजाति है वो कौन सी है? तो यहां पे देखें सारवा। इनुइट लोग देखा जाए नहीं पाए जाते हैं। कहां नहीं पाए जाते हैं? तो स्वीडन। चलवासी कृषि करने वाली जो जनजातियां हैं वहां पर देखा है तो भारत के भेल। ऐसे ही कुछ यहाँ पे घटनाएं और वर्ष यहाँ पर हैं, जैसे कि जो जनजातियां हैं, पिग्मी है जो कांगो बेसिन पाई जाती है, अंगामी है जो कि नागालैंड में है, एनु जो है जापान में है, और किर्गिज जो है आपको मध्य एशिया और मुख्यतः आपको किर्गिस्तान में है। अंगामी मूलतः देखा जाए तो आपको अंडमान निकोबार पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जनजातियां और उनके देशों को लेकर के देखिए काफी सारे यहाँ पे सूची और मिलान आधारित आपके प्रश्न यहाँ पर भी हैं। एस्किमो कनाडा में, मसाई जनजाति केन्या, बद्दू जनजाति सऊदी अरब और बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में पाई जाती है। इसी तरह किर्गिज जो जनजाति है ये मध्य एशिया में पाई जाती है, बुशमैन कालाहारी में, एनु जापान में और बद्दू जो है अरब में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। इसी तरह एक और है बुशमैन नामीबिया में पाई जाती है, बद्दू देखा है सऊदी अरब में, पिग्मी जो है आप कांगो में और मसाई केन्या में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, एक और इसमें देख लेते हैं, फिर उसके बाद परिवहन के टॉपिक्स पे आएंगे। यहां पे देखिए बुशमैन कालाहारी, एनु होकाइडो, किर्गिज मध्य एशिया और मसाई जो है कीनिया में पाए जाने वाले प्रमुख जनजातियां हैं। अब चलिए बात करते हैं परिवहन को। विश्व के स्तर पे परिवहन कैसा है, इसका विस्तार कैसा है, किन क्षेत्रों में स्थिति कैसी है, कहां पे किस तरीके के सेंटर्स हैं, इनको लेकर के परिवहन में काफी सारे प्रश्न आपको बनते हैं। ठीक है, जैसे कि रूस का अर्खानजेलेस्क बंदरगाह जो है वो कहां है? आपको बेरिंग सागर में है। स्वेज नहर में बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी में कमी कितनी आ गई? करीब 7000 किलोमीटर की। वह नहर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है वो है लुडविग नहर। और संसार की सबसे बड़ी जो पोतवाहक यहाँ पे नहर है वो है आपकी स्वेज नहर। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय जो मार्ग है वो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जो जोड़ती है किसको? तो सुपीरियर और ह्यूरन। एक व्यस्ततम सामुद्रिक जो व्यापार है वो कौन सा है मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत यहां पे बंदरगाह जो है वो है मुंबई। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को। और अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन जो है वो आपको मिस्र में पड़ता है। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क जो सुरंग है वो है आपको जापान। इसी तरह आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो पत्तन है संघाई में है। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम जो बंदरगाह बन गया चुका है संघाई। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता जो है वो है दक्षिण कोरिया, विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता। विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है सेंटोस। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो पत्तन युग्म है एक है पोर्ट सईद और स्वेज, दो किनारे हैं। कृषि और पशुपालन को लेकर के देखा जाए आपके एग्जाम में भी प्रश्न बने। एग्रीकल्चरल से रिलेटेड और पशुपालन कौन किस क्षेत्र में कितना उत्पादन करता है और किस क्षेत्र यहाँ पर किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको लेकर के प्रश्न है। जैसे कि कृषि में देखें, वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं ओक, चेस्टनट और जैतून। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है तो देखा जाए लातविया। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा जो पाई जाती है 37 से 47%। बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए देखा जाए तो फलीदार फसल के बाद। चलिए देखिए, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो मिलान करने को लेकर है। एक तरफ फसल आपको दिया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पर था देश। जैसे रबड़ की जो फसल होती है थाईलैंड में,
कहवा की फसल होती है ब्राजील में, जैतून की फसल होती है स्पेन में, और गन्ना की फसल जो होती है ब्राजील में आपको अच्छी खासी मात्रा में की जाती है। विश्व का मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो देखा है इसमें चीन है। कृषि को लेकर के कुछ क्रांतियां रिलेट हैं जो कि पर्टिकुलर किसी फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर की गई हैं, जैसे कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से यहां पर रिलेट करती है। इसी तरह हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है, तो यहां पर देखें गेहूं की। मोनोकल्चर की विशेषता है तो वाणिज्यिक अनाज की खेती। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जो दिया जाता है वो स्पेन और अमेरिका वासियों को। विश्व का चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो क्यूबा को। वह देश जो अपने कुल निर्यात प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार में यहां पर देखा है खर्च करता है या उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है, वो है म्यांमार। आगे देखते हैं। विश्व के कुल कहवा उत्पाद प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर देखा है आप लोगों को ब्राजील है। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश जो है कोलंबिया। धान उत्पादकता सर्वाधिक देखा है चीन है। प्रति एकड़ कपास उत्पादन में उच्चतम जो देश है यहां पर, उच्चतम वाला जो देश है यहां पर चाइना है। विश्व में फल उत्पादन में भारत का जो योगदान है 15%। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जो फल होता है वो है अमरूद। मूंगफली का जो मूल स्थान है वो है ब्राजील। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक जो देश यहां पर हैं वो हैं फ्रांस और रूस। विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक जो देश हैं इसमें से ब्राजील और वियतनाम है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा जो उत्पादक है इसमें देखा जाए तो ब्राजील है। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक जो देश है ये चीन है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन जो देखा जाए वो थाईलैंड है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक जो इसमें एक थाईलैंड है और दूसरा यहां पर आपको इंडोनेशिया है। विश्व का धान जीन बैंक जो स्थित है वो आपको फिलीपींस है। ऊन का सबसे बड़ा जो उत्पादक यहां पे देश की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात जो देश इसमें देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। सैक्रामेंटो सैन जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस यानी कि नींबू वंश के फलों के लिए यहां पर आपको उत्पादन के लिए विख्यात अवस्थित है। कहां पे? तो कैलिफोर्निया राज्य में। और लदान संबंधित है देखा जाए तो स्थानांतरण कृषि के लिए। चलिए, तो यहाँ पे सूची और मिलान करने को लेकर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लें। एक तरफ यहाँ पे फसल दी हुई है, दूसरी तरफ यहाँ पे उत्पादक क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि कहवा के उत्पादन के लिए साओ पाउलो पठार यहाँ पे प्रसिद्ध है। जूट उत्पादन में गंगा डेल्टा, चावल उत्पादन में यांगटीसी मैदान और गेहूं उत्पादन के लिए प्रेरीज मैदान यहाँ पर आपको प्रसिद्ध है। इसी तरह कुछ फसलों के और प्रदेशों के यहाँ पे नाम पूछ लिए गए हैं, जैसे कि रबर का उत्पादन में मलेशिया, कहवा उत्पादन में कोलंबिया, जैतून उत्पादन में इटली और गन्ना उत्पादन में मॉरिशस का नाम यहाँ पर फेमस है। फसल के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर किस प्रकार की फसल ली जाती है। जैसे कि कोको की फसल खाना में अच्छी होती है, कहवा फसल में आइवरी कोस्ट, चाय की फसल जो होती है केन्या में और गन्ने की फसल यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर होती है। प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा जो उत्पादक यहाँ पर देश की बात करें तो वो है थाईलैंड। और मिश्रित कृषि का जो अर्थ होता है वो है फसलोत्पादन और पशुपालन साथ साथ कर। चलिए अगला यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ विविध पहलुओं को लेकर के क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट के अंतिम पहलुओं में जो मिसलेनियस टॉपिक रह गए हैं, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपको बनते हैं उनके बारे में, ठीक है। जैसे कि बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है वो है पश्मीना। गाय की एक नस्ल है यहां पर देखा जाए तो मेवाती। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, तो शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी जो उत्पादक देश है वो कौन सा है, चिली है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य यहां पर कौन कौन से हैं, तो इसमें है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय स्थित है कहां पर है, लंदन में। यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो देखा जाए नैरोबी में।
1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहां पर? रियो डी जेनेरियो में। ग्लोब का संप्राप्ति औसत तापमान है लगभग कितना है? तो देखा है 15 डिग्री सेल्सियस है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहां पर? तो देखा जाए बोत्सवाना में। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक जो होता है वो है 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति किसकी है? गेहूं की है। तो यहां पर कुछ हमने इसको देखा। आइए कुछ सुमेलित करने वाले प्रश्नों को भी यहां पर आपको देख लेते हैं और सेशन को यहां पर समाप्त करेंगे। बाकी का जो सत्र होगा, अगला टॉपिक जो होगा, फिर हम यहां पर आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट के देखिए 2 क्वेश्चन यहां पर हैं, जैसे कि सही सुमेलित करने को लेकर एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिए हुए हैं। ठीक है, जिस तरफ यहाँ पे देखिए चार्ट है जो कि पेट्रोलियम रिलेटेड है। नाइजर देखा जाए यूरेनियम से रिलेट करता है। रवांडा को देखें तो कहवा और कॉफी उत्पादन के लिए, और बेनिन देखा जाए तो आपको कपास उत्पादन के लिए यहाँ पर आपको प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में यहाँ पर आपको आते हैं। एक और ऐसे ही कुछ सही सुमेलित करने को लेकर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जैसे कि म्यांमार देखा जाए पर्टिकुलर कुछ देशों की यहाँ पे राजधानियों को मिलान करने को लेकर भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि म्यांमार को अगर हम देखें तो इसकी राजधानी क्या है? यंगून। कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नाम पेन। वियतनाम की यहाँ पे राजधानी को देखें तो आपको हनोई है, और लाओस की जो राजधानी अगर हम देखें तो ये है वियेन। तो आज के सत्र में हमने यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, इसका पूरा रिवीजन कर लिया है, टॉपिक वाइज कर लिया है, महाद्वीपीय वाइज कर लिया है। आपको भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते समय जो मैंने आपको बताया है, तथ्यात्मक जानकारियां और कॉन्सेप्ट बेसिस दोनों को ध्यान रखना है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड देखा जाए तो आपको यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारियों से बेहतर तरीके से ज़्यादा परिचित होना है, लेकिन साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना है। तो प्रश्नों के माध्यम से भी देखा जाए तो हमने यहाँ पर आपको बताया है कि जो मैंने बात यहाँ पर आपको सेशन शुरू होने से पहले बताई थी वो आपको इन प्रश्नों में भी पूछी गई। तथ्यात्मक चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, वो भी हमने यहाँ पर इन क्वेश्चन के माध्यम से देख लिया है। तो नेक्स्ट सत्र में हम यहाँ पर एक और विषय को लेकर आएंगे, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ पर आप इस सीरीज को यहाँ पर रेगुलर रूप से वॉच आउट करें। अगर पहला वीडियो अगर आप मेरी सीरीज का देख रहे हैं तो बाकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में यहाँ पर सुपरचार्ज वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी है, यूट्यूब चैनल पे आप उसे जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।